हाँ भाई, क्या अपडेट है चाची तेरी, ये बता। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ये कह रहा हूँ व्हाट यस इज सर, आ रही है। अपडेट ब्रो। सर अच्छा चल रहा है, मतलब पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। चलो लेट रेस्ट ऑफ द पीपल आल्सो ज्वाइन। एंड एक वीडियो बना रहा हूँ आज, समय में निकाल के थोड़ा सा, कि व्हाट वुड बी द बेस्ट अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर दिस टेक एसएसबी। ठीक है। अब जनता तो तुझे पता ही है, ये लोग सब सिलेक्शन वाले बच्चे नहीं है मेजरली, तो यू ऑलरेडी नो, है ना। देखते हैं, अगर आई बच्चे तो जीडी कराएंगे, नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है। एक सेकेंड। तो क्या क्या कर लिया तूने, ये बता थोड़ा सा मुझे, क्या क्या चीजें कर ली। सर राइटिंग से मैंने अच्छी की, मतलब अभी पहले से बहुत बेहतर है राइटिंग, राइटिंग और स्पीकिंग भी। कहाँ बैठा हूँ? और फिर जो थॉट प्रोसेस है ना, थॉट प्रोसेस अपनी, उसको भी थोड़ा सुधार रहा हूँ। मतलब अभी सर कैसा है, हर दिन एसआरटी और वैट, एसआरटी वैट और एक टैट भेजते हैं। हाँ। तो एक एसआरटी लेके उसके ऊपर रिफाइंड अप्रोच कैसे हो सकता है, मतलब पहले से एक ही दिन में पता चल जाता है ओके। कि मतलब क्या बोलते हैं, एक रिफाइंड अप्रोच हो सकता है। उसके बाद मतलब हर एक, जब मैं प्रिपेयर करता हूँ और फिर सर को भेजता हूँ ना, तो वो सर वैसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं वैसा। तो सर फिर मुझे थोड़ा मतलब थोड़ा मेरे माइंड को ये करते हैं, ब्रेन को, कि सोच और सोच, थोड़ा हम्म। देख ले और अच्छे से हो सकता है। तो हम्म। जब पूरा मतलब ऐसा है कि अच्छे से हो जाता है ना, तो बाद में बोलते हैं ठीक है ये अच्छा है। तो उसके बाद सर वैट का भी देखते हैं, एक वर्ड देते हैं उसके ऊपर फिर बोलते हैं। तो आज मैंने वैसे ही किया था कि वैट के दो वर्ड्स लिखे थे, पहले मैंने लिखा था पर सर को वो पसंद नहीं है। फिर मैंने थोड़ा बुक पढ़ा इनका, तो मैंने वो अप्रोच देखी हम्म। कि उसमें स्पेशली तो पहले तो ही शी ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और फिर सेकेंड अप्रोच में ये देखा कि अपनी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है, अपनी जो पहले जो अभी अभी मुझे पनिशमेंट से सर ने ये दिया था आज, तो मैंने सैनिक स्कूल का रिलेट किया। तो हम्म। उसमें से मैंने ये सेंटेंस बनाया है अभी कि पनिशमेंट इम्प्रूव डिसिप्लिन। मतलब मेरे क्या बोलते हैं, थॉट प्रोसेस से, मेरे एक्सपीरियंस से एक एग्जांपल दिया आपको। तो वैसे सर रिफाइंड करते हैं हर एक अप्रोच देख के। मतलब फायदा फिर हुआ। अभी टैट का भी, हाँ टैट फायदा बहुत हो रहा है सर। टैट का भी तो 2 से 3 थीम बताते हैं, मतलब वो एक पिक्चर देते हैं, उसके ऊपर 3 4 थीम खुद आनी चाहिए। तो हम्म। कैसा है सर, कंटिन्यूसली ना मेरे थॉट प्रोसेस को बिल्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा है ठीक है, ऐसा नहीं, पूरा डिटेलिंग वर्क करते हैं हर एक अप्रोच में। देखते हैं कि और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, ग्रेट। ऐसा है। तो पहले दिन से लेके अगर मैं तुझे ये राइटिंग का तो सर, तो हम्म, सो इट वाज अ गुड डिसीजन टू सेंड यू विद सर। हाँ सर बहुत बढ़िया है। अगर मैं कंसिस्टेंटली करता रहा तो हो जाऊंगा सर, ये तो पक्की बात है सर। कंसिस्टेंसी से ही करना है और सिलेक्शन लेना है। तो पहले दिन से हाँ। लेके आखिरी दिन तक, अगर नोटिसेबल चेंजेस की मैं बात करूं, जैसे जो भी बच्चे, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड देन पीपल विल बी वाचिंग इट ऑन यूट्यूब, तो तेरे को मैं एकदम, जो तेरे दिल में है एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक, बिकॉज अभी मेरे को बच्चों के पेरेंट्स भी कॉल कर रहे हैं कि सर हमारे बच्चे को सेलेक्ट कराओ। तो मैंने कहा सर मैं कुछ फीडबैक शेयर करूंगा अपने बच्चों के, जिनको इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं। अगर नोटिसेबल चेंजेस की मैं ताजी बात करूं, द डे यू केम टू मी, मतलब ओवरऑल अपनी जर्नी अगर तुझे एक्सप्लेन करनी हो कि द डे यू जॉइन मी, चाहे वो रिटेन वाले बैच में आया था तू मेरे पास एफ कैट में, ठीक है, तब से लेके अब तक हम्म। तेरे अंदर क्या चेंजेस आए। और जब तेरे को एसएसबी का कॉल अप आया, और फिर जब तेरे को मैंने सर के पास भेजा एसएसबी वाली मेंटरशिप में, तब से लेके अब तक व्हाट आर द नोटिसेबल चेंजेस दैट यू कैन सी खुद के अंदर, कि हाँ मैं काफी बेहतर हूँ, वो बता बता जरा एक बार। पहले सर क्लैरिटी आई हर एक डिसीजन लेने के लिए, मतलब
लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है देखा जाए तो। हम्म। और एक मेंटर, सही मेंटर होना बहुत जरूरी है। पिछले साल मैं सच में बता रहा हूँ सर, मेरे जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स थे एसएसबी के, अगर तब कोई मेंटर होता ना, तब मैं शायद इस अटेम्प्ट में क्लियर कर पाता तभी, अगर तभी कोई। पर अभी ठीक है, इट वॉज अ गुड डिसीजन कि मेरे लाइफ में आपने सही टाइम पे मेंटर एक भेजा है। तो ये मुझे अच्छा लगा, और उससे मुझे बहुत इंप्रूवमेंट मिल रही है। मतलब मैं ना सर, खुद की जो थॉट प्रोसेस जो है, हर दिन बेहतर करते जा रहा हूँ एक्चुअली में सर। उसमें कोई ये नहीं है, दिल से बोल रहा हूँ। आपकी थॉट प्रोसेस में बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है। और जब आपका मैंने रिटर्न बैच ज्वाइन किया था ना, तो मुझे बहुत सी चीजें, मतलब पढ़ाई भी कैसे करनी है, कैसा डायरेक्शन में जाना है, वो भी मुझे पता चला। क्योंकि जब मैं पहले मेंटरशिप मैंने नहीं ज्वाइन की थी, तब मैं थोड़ा मतलब कंफ्यूज था कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, एसएसबी कैसे होगी, कौन गाइड करेगा, कौन बताएगा कि कैसे होगा तुम्हारा। तो मुझे अभी बहुत क्लैरिटी आई है। कोई भी एंट्री हो, रिटर्न एंट्री हो या एसएसबी की एंट्री हो, क्लैरिटी आई है क्योंकि मेंटरशिप मिल गई, राइट? इसीलिए तो मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। मैं सच में बता रहा हूँ, मेंटर इज, मतलब मेंटर एक गाइड, क्या बोलते हैं, मेंटर एक लैम्प की तरह है, तो आपको बुझा, ये करेगा, उजाला देगा, और आपको ग्रो करेगा हर टाइम। इतनी भी तारीफ नहीं करनी थी यार। नहीं मजा आता है, सर, मतलब सच जीवन में में। मतलब हाँ यार। सर। मेरा सिंपल सा फंडा है, लाइक जो भी बच्चे इसको बाद में देखेंगे, इनफैक्ट पेरेंट्स भी देखते हैं। अभी आई वाज टॉकिंग टू अ पेरेंट, तो वो मुझे बहुत सालों से फॉलो करते हैं। जब मैं मेरिट नेशन में था तब से वो मुझे फॉलो करते हैं। उनके बच्चे को 9th में वो एनडीए की तैयारी करने के लिए भेज रहे हैं अभी से, सोचो। ठीक है, उस बच्चे की बहन को मैंने गाइड किया था किसी टाइम पे, फ्यू इयर्स बैक। तो जो भी लोग मुझे देखेंगे बाद में, या जो भी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स या बीटेक वाले बच्चे भी देखेंगे, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, व्हाई आई ऑलवेज पुट एम्फेसिस ऑन दिस थिंग कि चूज योर मेंटर वाइजली, चूज योर मेंटर टाइमली। उससे काफ़ी सारी चीज़ों पे फर्क पड़ जाता है। जब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का मतलब इम्पैक्ट हो गया है, इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गया है कि चीज़ें जब टैप्स पे अवेलेबल हैं, तो आपकी वल्नरेबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, वो भी बढ़ चुकी है। समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज फॉर एवरी वन हुसोएवर इज वॉचिंग मी। वल्नरेबिलिटी इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो चुके हो कि आप गलत चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगे रादर देन सही चीज़ों की वजह तरफ, है ना? और फॉर्चुनेटली टचवुड मेरे पास बच्चे आते हैं, नीडी राइट। बच्चे हमेशा आते हैं मेरे पास। एंड कभी भी कोई बैच बनाने में मुझे कोई डिफिकल्टी आज तक नहीं आई। हमेशा बैचेस अपने पूरे फुल हो जाते हैं, सारी डिटेल्स वगैरह बच्चों को पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है ही। तो ये एक बहुत एक मेजर डिसीजन होता है कि सही टाइम पे अपने टीचर चुन लो, अपने मेंटर्स ढूंढ लो, ताकि फिर आने वाला जीवन बेहतर हो सके। और मेरी कोशिश एक अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिफेंस एग्जाम मास्टर से, यही रहती है कि यार, अगर बच्चा आ रहा है, ठीक है, हालांकि बहुत सारे बच्चे उस चीज़ को नहीं भी मानते, ठीक है, मेरा काम है सही दिशा दिखाना, सही गाइडेंस देना कि यार देखो, ये रास्ते पे मैं चला था, इस रास्ते पे चल के मुझे ये चीज़ें हासिल हुई, इस रास्ते पे तुम चलोगे तो तुम भी कर लोगे। अब मानना ना मानना वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है ना? वो उसको अगर अडॉप्ट करेगा, फिर बाद में बच्चे मेरे पास इनफैक्ट ऐसे भी आते हैं कि किसी बच्चे ने मेरे से बैच की इंक्वायरी करी, और इंक्वायरी करी, मैंने उसको डिटेल भेजी, उसने बोला कि सर मेरे को क्लास ज्वाइन करी। मैंने कहा ठीक है, ये लो डिटेल्स, बैच का एडमिशन फॉर्म ये रहा, आप आ जाना। वो बच्चा ज्वाइन नहीं करता, फिर वो बच्चा मुझे साल भर बाद मैसेज करता है, पता लगता है कि वो 2 साल खुद से तैयारी करने में लगा हुआ था, उसके अटेम्प्ट हो गए फेल, और वो अब ओवरेज हो चुका है। ऐसे भी बच्चे होते हैं। सो टाइमली डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने जब एसएसबी का बैच बनाया था, तो दैट वाज ओनली सिंगल इंटेंट टू हेल्प यू पीपल आउट कि यार, ये बच्चे हैं, मैं इंजीनियरिंग वाला हूँ, मैंने खुद इंजीनियरिंग करी है, इनको हेल्प करी जाए। और इतनी सारी वैकेंसी जब फौज में आ रही हैं ऑफिसर एंट्रीज की, तो हम उसको लीवरेज करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे, बीटेक का कुछ सदुपयोग हो पाएगा। इन एंट्रीज में अगर मैं बात करूँ, तो सिलेक्शन उसी बच्चे का होने वाला है जो थोड़ा सा मेच्योरिटी की अप्रोच के साथ जाएगा। वो थोड़ा हर फ्रंट पे तैयार होके जाएगा। बिना तैयारी के जीवन में किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आप चाहे यूट्यूब पे जाके देखो, मिसगाइड करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है रादर देन राइट अप्रोच देने वालों की संख्या। वाई आई रोप्ड इन रुद्र सर इन माई सपोर्ट। रुद्र सर को मैं क्यों लेके आया एसएसबी में? बाय द वे, जो लोग इसको देख रहे हैं, रुद्र सर हमारे एसएसबी के बच्चों को गाइड करते हैं। और ये किताब है जो मैंने सब बच्चों को फ्रीली अवेलेबल कराई, अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। इसके वीडियो मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। क्योंकि उनका जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ही ओनली बिलीव इन कि यार बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाए। तो प्रैक्टिस कर रहा है रोज? डेली कितने घंटे देता है एसएसबी की तैयारी के लिए? डेली कितने घंटे देता है? सर पूछ लो। मतलब सच बताओ तो
अगर अगर एग्जांपल बोलो तो सर एसआरटी को अगर कंटिन्यूअसली अगर उनके इसमें माध्यम से जब तक एक प्रॉपर रिफाइंड अप्रोच नहीं मिलती तब तक वो हमें सिर्फ रगड़ते रहते हैं। रगड़ते हैं ना। घंटे नहीं बोल सकते, बट हाँ दिन भर मतलब हम उसी में कंटिन्यूअसली उनके लर्निंग में ही रहते हैं। ये बात तो है। सो दैट इज व्हाट आई डू इन माई रिटिन बैच ऑल्सो। मैं भाई पेलता रहता हूँ बच्चों को, जब तक रगड़ता रहता हूँ जब तक कि उसकी खुद की सोच विकसित ना हो जाए। एक टीचर का काम है अपने बच्चों को अपने लेवल पे लाके उसको बस पैरेलल में खड़ा कर देना कि देख भाई, तेरा लेवल ये था, मैंने तुझे पढ़ाया, तुझे गाइड किया, अब तू यहाँ पे आ चुका है, अब तेरे को अपने आप करना पड़ेगा सिस्टम सेट। इफ यू फॉल बैक आई एम देयर फॉर यू। ठीक है। दैट इज द थिंग दैट आई एम बिल्डिंग अप हियर। तो जो भी बच्चे भविष्य में एसएसबी इंटरव्यू देंगे, या जो बच्चे अभी भी एसएसबी दे रहे हैं, या कोई भी सीडीएस एफकेट एनडीए का एग्जाम आप देने वाले हो, आपको मैं बताऊं, आपको कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल सीरियस होना है। आपको मेहनत करनी है बस, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर वो मेहनत आपको सही लोगों के साथ सही तरीके से सही समय पे करनी है। अपॉर्चुनिटी चली गई उसके बाद मेहनत करके तुम क्या ही उखाड़ लोगे, फिर तो कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सर बहुत ज्यादा रूडली बोलते हो, तो बट भाई मेरे को पता है ना, आई हैव सीन द जर्नी। मेरे पास बच्चे आते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते। केवल रिटन एग्जाम पास करना एक चीज है, और एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करना या रिकमेंड होना इज अ डिफरेंट स्टोरी। वहां पे आपको हर फ्रंट पे घेरा जाएगा। आपने पढ़ाई करी, बहुत अच्छी बात है। अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छी बात है। तो भी आपको लपेट लिया जाएगा। तो आपको नॉलेज में चेक किया जाएगा। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो आपके क्यों नहीं आए उस पर लपेट लिया जाएगा। अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपने इंजीनियरिंग ढंग से करी है या नहीं करी, उस पर आपको देखा जाएगा। आपकी इंटरपर्सनल ट्रेड्स कितनी अच्छी हैं, है ना, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है या नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं थोड़ी बहुत या नहीं है, आपकी जो है पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसी है, आपका टैक्ट कैसा है, आपकी ग्रास्प कैसी है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर आप कहीं ना कहीं इन चीजों पर लैग कर रहे हो तो ये कोई ऐसा 15 दिन का क्रैश कोर्स नहीं है जो आपको ये बना देगा अफसर। ऐसा कोई 15 दिन का क्रैश कोर्स मेरे हिसाब से तो पूरे इंटरनेट पे या किसी भी टीचर के पास या किसी भी एक्स असेसर के पास नहीं होगा। ये तो इनबॉर्न एक आदमी की क्वालिटी है, जो बंदा इंप्रूव करता जाता है और उसके बेसिस पे डिसीजन वो लेता जाता है, तभी चीजें होती हैं। तो हुसोएवर विल बी वॉचिंग मी लेटर ऑन दिस वीडियो, मैं बोलूंगा कि आप सिस्टमेटिकली अगर तैयारी करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में से मेरा नंबर उठा के मेरे से एक बार बात कर लेना। अब हम बात करते हैं इस वाले सेशन में हम लोग यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करते हैं, एंड वी विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद द जीडी जब तक पॉसिबल है, जब तक सारे बच्चों के एसएसबी नहीं होंगे। यहाँ पे हम इम्प्रूव करते हैं आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ग्रुप डायनामिक्स, और मैं अपना इनपुट देता हूँ जो चीज़ें मेरे हिसाब से करना जरूरी है। तो आज का जो जीडी हम करने वाले हैं उसका टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। आई विल बी रीडरेटिंग द टॉपिक। तुम लोग बताओ, तुम लोग कुछ सजेस्ट करना चाहोगे कि सर आज इस पे करते हैं जीडी, व्हाट वुड यू गाइस सजेस्ट? तुम लोग बताओ। Sir, unemployment in India, what are the outcomes or what are the things which we can improve on to get the employment? ठीक है, तुम्हारा वाला टॉपिक ठीक है, बढ़िया टॉपिक है। ओके, इसी को ले लेते हैं। जैसे दाजी ने सजेस्ट किया अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है, एंड रीजंस एंड वेज टू इम्प्रूव। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया विल बी द टॉपिक बच्चों, रीजंस एंड देन वेज टू इम्प्रूव इट। अब हालांकि दिस विल बी प्रॉक्टर्ड जीडी बाई मी, बट मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करता हूँ, हमेशा मैं पार्टिसिपेट करता आया हूँ। एंड वेज टू इम्प्रूव इन फ्यूचर। ओके, बी एज टैक्टफुल एज लॉजिकल एज यू कैन, एंड अच्छे से करना है सबको पार्टिसिपेट। सारे बच्चे बोलेंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बिना पार्टिसिपेट करे यहाँ से निकल ले। ठीक है, चलो, टुडे आई वांट यू गाइस टू स्टार्ट। आज तुम लोग स्टार्ट करो, मैं बीच में ज्वाइन करूंगा। टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, रीजंस एंड वेज टू इम्प्रूव इन फ्यूचर। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। चलो, लेट्स स्टार्ट दिस। Good evening, friends. My name is Raji Gaude, and we have gathered here to group discuss to have a group discussion on the topic called as employment in India, reasons and ways to improve in future. So I would like to start that why what is the unemployment? Specifically, if I talk about unemployment, it is due to the person who is unable to serve his livelihood to his normal income.
It can be due to multiple reasons. Specifically in India, it is a quite populated country. So the reasons are due to unorganization of labor force. Then population itself says that it is a huge cause and a problem for the unemployment, and also the automation, because nowadays many of the systems are came into industries in automated forms such as robotics, through artificial intelligence and etc. So it has becoming a very problematic that still the youth itself is facing the unemployment issue. Also, I would like to add one point here that in our country, 66% of youth are there. So that is the problem with the competition as well. That youth themselves are facing competition in each sector, each and every sector. And on the basis of skill and their expertise, they could not able to get the desired job which they want to apply. So these are the reasons and the causes of unemployment. We can we can also add one point that as we know, India is a tertiary sector growth, but India is lacking behind secondary sector, that is industrialization. Because not having industrialization, people are lacking job. If we see the part of Bihar, there is very less amount of industry, so that people traveling from Bihar to different state for their occupation. Right now, if you see the scenario that India, some other state just like Punjab and one state all, they are sending their workers to the Israel for their uh, for their works and all, because not having industry in our country, that's why they are sending our employee to different country for the working. Right now, if you see one thing more, that Elon Musk have introduced one Tesla industry set up in India. That's why this will create job opportunity. But many big players should come in our country to invest and to invest in industrialization. So this will keep on job providing to different sectors of our India. Yeah, very rightly said by the former speaker. I have one more point to add here is one of the main reason I think it's the skill gap also. Like there is often a mismatch between the skill possessed by the workforce and the skill demanded by the employers. Like many job seekers, many companies, or many job seekers basically, they have the lack of necessary education and the technical skills that a particular organization wanted. That also leads to the unemployment and the underemployment things. Second reason would be the informal sector dominance. Like a large portion of India workforce is employed in the informal sector, which lacks job security and social benefits. Third would be the like education system that already mentioned. Like education system often emphasizes theoretical knowledge over the practical knowledge. So these are some reasons that lead to the unemployment. And to overcome it, we need to promote entrepreneurship, and investment in education and skill development also make a huge role in the improvement of unemployment in the country. And the third thing would be the support labor system should be there, and some policies should be added by the government so that the youth of India should get the proper placement offers and the proper chances as per their skill sets. We can also one add Yeah, point that like you said, by during the fourth fully agree semester with the of Rakshit. So, engineering sector, now if we see the condition that if I talk most about of the most most of the students are lacking behind of, that is knowledge regarding to technical knowledge. They have knowledge about bookish, but they are not practicing at real life scenario. So because of that, there is lacking behind knowledge, field knowledge, and the uh, books knowledge. This will also create a big difference between the uh, working as a sector and working at book also. yes. Also, I would like to add one point here that India is a country which totally depends. 50% of its people are dependent on agriculture as well.
So this there is also a problem with the unemployment in agriculture as well because of the change in seasons, and there is a uh, less income due to less crop production. This is also a problem of unemployment because according to ourselves that we also focusing on the urban employment as well, but we also have to have focus on rural employment as well. So most of the people are dependent on rural employment, but they still facing more issues with the agricultural problems. So that is also an issue to be resolved. And also, I would like to add one point here that, as Abhishek told, that the skills on the basis of the skills and expertise an individual should have, it has to be it has to be in line with their college qualification as well. Means whatever they learns in college, it is very different in compared with the industries which they are learning. So the education has to be implemented in a form that an individual should get the job done as per the skills and specifications, specifically from early point of view in his colleges. So I would like to add a pointer here is that India has a large amount of youth population, and the unemployment among the youth is these days is particularly high. And here I would be citing a report that was coming out in 2019 and 20 by Periodic Labor Force Survey. The unemployment rate among urban youth, that is on the age of 15 to 29, was around 20.6%, and among rural youth was around 23.7. So we can consider that around 25% of the population of the youth is basically unemployed. Why it is happening? There is a skill mismatch. Whatever the industry need and the whatever is being taught in our colleges is not at all relevant. So there is a total industry mismatch or a skill mismatch that we can say. Most of the educated youth are unemployed because they do not have that particular skill set that is required to get that particular job done. So that is the one thing. Despite increasing number of the graduates, many lack the skills, and they also do not want to learn those skills. That is the one major factor. Second thing, then I would like to add is the informal sector dominance. Like significant portion of India's workforce is engaged in informal sector. That is lacking security, benefits, and offer. There are no regulations over there. ILO proposed a report. Around 81% of the employed individuals in India were in informal sector. ILO is International Labour Organization. Then there are the gender disparities, and then underemployment key condition is also there. So that is the thing. Yes, sir. We can also add one point, sir. Right now, if we see the job scenario, sir, we will differentiate that they offer that the tenure will be 2 years or 1 years. This will also create a big problem to the people, sir. While working 2 years, after that they are going to be unemployment after 2 years. After that, he will again find for job. So this will also create a big problem to the Indian society, that how they will proceed for 2 years job, and after that again he have to work hard for preparing for job and going for job sectors. This thing also we can imagine in this. Yeah, of course. Despite of taking admission in good colleges, also people are not sure whether they will get employed or not. For example, just after 12th standard, we used to focus on, especially engineers, most to focus on getting admission into IITs. But if you see the condition of IITs, now a recent report came into the act that 36% of the students from IITs didn't got jobs in the core sectors, and most of the students from the core branches, they are moving towards the IT sectors only. There is no job available in the core sectors. And this is, I'm talking about the higher colleges like IITs, not about the tier 2 or tier 3 colleges. This is the condition of the nowadays. Like none of the skill set is matching about the means any particular student needs to be a, क्या हुआ बीच में बंद कैसे हो गया? No. कंटिन्यू करो बीच में रुका मत करो. Manoj can also add his point.
Manoj, why are you not speaking? Manoj Kumar, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? Now, sir, I also add one point, sir. If you're going to see the scenario that in right now, if you see the India is basically dependent on tertiary sector for most of the employments. About 53% of India dependent on the GDP dependent on tertiary sector. Okay? But right now, if you see most of the company, just like Google, Microsoft, and TCS, they are removing most of the not most of the few percentage from the company. This will also be treated as, because we are not looking, we can say that we are also creating problem for the tertiary sector. They are not getting job at that point, sir. करो, keep on continuing, बोलते रहो. And I think to overcome the unemployment in India, we should take an initiative like we should promote entrepreneurship. That should encourage entrepreneurship by providing financial support or mentorship to start some startups and to promote the small businesses. That of course create some jobs in India. And second would be the investment in educational sector and the skill development sector. Like there are many of the organization that hire students from the colleges to develop their skill sets, so that after getting the proper skills for the particular job, they can apply from there only. So skill development plays a major role to overcome this unemployment in the country. So these some steps that we need to focus and should be taken care by the government also. Yes, Rachit. Yeah. I also add one point that right now government also plays several funding to the players who want to go for business sectors. They are government provided three kind of sector. If you are newcomers, then they will support you 2 lakh rupees. If you are in middle, they will pay 5 lakh rupees. If you are uh, more towards the business, then he will pay you 10 lakh rupees. So according to that, we can also go for a small side business that we can create job, not we should depend on job. If you're going to create the job, then there should be we can able to reduce the job opportunity in real scenario, and we can cup up uh, the increasing population with regarding with the job opportunity. We can tackle by creating more number of jobs, and it will be able to tackle out. Yes, also from the Rakshit point, I like to add one point that government also has to focus more on the policy making, such as MG and NREGA. That is very important policy, specifically for the people who used to work in unorganized sector. So this was a policy was carried out by government of India. Like this, there can be multiple policies which has to be implemented on ground, where people can get employment opportunities throughout the country, and also the people who are under means who are underprivileged, who are unemployed, who could not able to complete their education. So they also can able to get the employment, but it is totally depend on government policies, and it has to be reached door to door to people. We can also add one point that in if you see in the agriculture sectors, different uh, schemes given by the government, PM Kisan Bima Yojana, per drop more more crop. These are the using of drip irrigation, using of sprinkler irrigation. These are only include that this will show that to increase the interest of people in interest regarding the agriculture purpose. As we know that most of the India rural peoples depend on the agriculture for their growth, and due to seeing the condition that they are not getting enough profit from the field, they are moving towards the town for doing jobs in the public sectors and all. So if we're going to increase the productivity in rural area and can capable to increase the yield production, then surely people will going to rely on the agriculture. Now, if we see some of the players in the agriculture sector, they are producing different types of plants. They are doing fishing agricultures. By this, they are showing interest that people are just like Indian sector also interested in doing agriculture in the
poultry farm, fishery farms. This will also create the job opportunity there, and can create more job in India, which is most of we are dependent on that. बस हो गया. So Manoj and Smriti Kumar can also add his point. Yeah. So if you're going to conclude, then we can, by seeing the scenario that India तो wants more job. बस 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 ठीक है, डन, वी आर डन. मेन मुद्दा ये है कि तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन है, बट तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करना नहीं आ रहा है. तुम लोग पॉइंट बोले जा रहे हो. अभिषेक, तेरे सबसे आई टेल यू द फीडबैक बता देता हूँ. छोटू कुमार, मनोज कुमार आर गुड फॉर नथिंग. तुम लोगों का नहीं होगा सिलेक्शन, लिख के ले लो भाई. तुमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया. यहाँ पे 3 ही बच्चे बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग मी 4. ठीक है, तो तुम गलत नाव में सवार हो. तुम्हें बुरा लग सकता है मेरी बात का, बट केवल फॉर्म भर देने से ही सिलेक्शन नहीं हो जाता. फॉर्म तो दुनिया भर रही है. ठीक है, you need to have that required amount of quality, required amount of traits to become an officer, to at least qualify the stage 1. अगर आप बोल ही नहीं पा रहे हो तो आपने 4 साल कद्दू काटा है, फिर बीटेक में और कुछ नहीं करा. हो सकता है तुम्हें बुरा लग जाए तो लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट नहीं होगा भाई. इस हालत से तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा. अगर तुम इम्प्रूव नहीं करोगे, बोलना नहीं आएगा. तुझे लग रहा है दादी कुछ होगा बिना बोले वहां पे? तूने तो देखा है एसएसबी. नो सर, उधर से थोड़ा ज्यादा कंपटीशन होता है कंपेयर टू दिस. बोलने का मौका ही नहीं मिलता, बट तुम्हारा वी तो हैव टू कम आउट एज ए लीडर. हाँ, तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस जमीन में घुस जाएगा. तो तुम लोग करो बैंक पीओ की क्लर्क की तैयारी. ये तुम्हारे बस की नहीं है. ठीक है, कुछ और करो. टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे. एनर्जी अपनी बचाओ, कहीं और लगाओ. बिकॉज यहाँ से तो नहीं होने वाला. इस अप्रोच से और इस तरीके से तो भाई तुम्हारा नहीं होने वाला कुछ भी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, बीटेक तुमने कर लिया वो अच्छी बात है, बट इंजीनियरिंग कर लेना. और इंजीनियरिंग वाली क्वालिटीज़ हो ना, जमीन आसमान का अंतर है, जो कि मुझे नहीं लग रही इन 2 बच्चों के अंदर. शांत बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं, ना इनिशिएटिव ले रहे हैं. कोई सामने वाला 1-2 बार बोल भी रहा है कि कोशिश कर ले थोड़ा बोलने का. तो भाई हेजिटेशन तो सबको होता है यार. फौज में अफसर बनने के लिए तुम सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारी फट रही है बोलने से. करेज इज एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी. बोलने का करेज नहीं है तो कल को के घंटा लीड करोगे तुम? सिंपल सी बात है यार. ठीक है, कुछ और कर ले यार, गलत रास्ते पे मत आ. ठीक है, यू आर नॉट मेड फॉर इट. डू समथिंग एल्स इन लाइफ. कुछ और करो. यहाँ पे तो मुश्किल है बहुत. इस हालत से तो बहुत मुश्किल है. और ये चीज़ों पे तो तुमको पता है कि यहाँ पे तो सिलेक्शन प्रोसीजर ही है, तो तुमको काम तो करना पड़ेगा. दूसरा बच्चा है जो छोटू कुमार है, आई डोंट नो द नेम, क्या है जो भी है इसका. सेम सेम फॉर यू. तो आपको बोलना आना चाहिए. आपको अगर बोलना नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करो, मिरर प्रैक्टिस करो, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो, तभी होगा कुछ. क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है. 10% 20% ही हम सिमुलेट कर पाते हैं. वहाँ तो लड़के बोलने नहीं देंगे तुमको. ठीक है, रक्षित ठीक बोलता है. अभिषेक तू बोलता है तो बहुत ज़्यादा बोलता है, और तेरा कोई स्ट्रक्चर नहीं है. इस वजह से आप बाहर हो सकते हैं. अभिषेक, बात समझ में आ रही है? ये सर ठीक कैसे करें इसको सर? कैन यू टेल मी हाउ टू करेक्ट इट? तुम बोलते हो तो बहुत ज़्यादा बोलते हो, और बोर कर देते हो आदमी को. तुम्हारी बातों में कॉन्टेक्स्ट नहीं निकलता. ठीक है, बातों से मैं अनॉय हो जाता हूँ कि यार ये क्या बोल रहा है, कुछ मतलब सार ही नहीं निकल रहा. तू बार बार रिपीटेड मैनर में सेम बातों को घुमा फिरा के बोलता रहता है. सो दैट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू वर्क देयर. यू नीड टू डेटा निकालो, फैक्ट एंड फिगर्स लाओ, अपना नॉलेज ज्ञान में वृद्धि करो अपने. ठीक है, इंटरनेट को खोजो. ठीक है, जनरलाइज्ड चीज़ें अखबार वगैरह पढ़ा करो. मैंने आई थिंक तुम लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे आप काम करके अपने आप को सुधार कर सकते हो. ठीक है, नॉलेजेबल बनो एक्चुअल टर्म्स में, तब आप वहाँ पे डेटा दे पाओगे, तब वहाँ पे फैक्ट एंड फिगर्स आप बोल पाओगे. नहीं तो मुश्किल है. डू नॉट स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग. मैंने हमेशा से बोला है कि डू नॉट स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, स्पीक फॉर मेकिंग एन इम्पैक्ट. When you are able to make an impact, then you will be able to make the cut in stage 1. स्टेज 1 में आप क्वालिफाई कर जाएंगे. और अगर आप केवल बोलने के लिए बोलेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे. समझ में आ रही है? ये सब पे अप्लाई होता है रूल. तुम्हारे अंदर अच्छी क्वालिटी क्या है? अब तुम बोलोगे कि सर आपने तो नेगेटिव ही बोला. तुम्हारे अंदर अच्छी क्वालिटी क्या है? कि तुम बोलते हो. तुम इनकी तरह नहीं हो कि तुम शांत बैठे हो, तुम बोल लेते हो. तुमको थोड़ी सी चीज़ें ट्विस्ट कर लेनी है. तुमको लॉजिकल बनना है थोड़ा सा. मैंने आईएलओ की रिपोर्ट दी,
मैंने सर्वे का डेटा दिया था, मैंने 2 पॉइंट बोले थे, मुझे कैसे पता? मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था। तो वो अवेयरनेस का गेम है सारा। अगर मैं आज की डेट में, जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले मैं आज का अखबार पढ़ रहा था, तो अगर मैं आज के अखबार, आज का दैनिक जागरण है, और आज के दैनिक जागरण की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक न्यूज आई है कि सलमान खान के घर पे हमला कर दिया शूटरों ने। तुम्हारी नजर जाएगी कि शूटरों ने हमला कर दिया, है ना? मेरी नजर किस पे जाएगी कि क्या चीजें हैं जो देश में डेवलपमेंटल चीजें जो हो रही हैं। ठीक है, एक अखबार को पढ़ने का भी आदमी का अप्रोच होता है। कल जब मैं सीडीएस का मॉक करा रहा था वहां पे लाइव, तो वो होता है ना कि हम बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चीजों को सोचते हैं, सामने वाले के हिसाब से नहीं सोचते। तो लॉजिकल रहना है, डेटा देने हैं, पॉइंटर देने हैं, कुछ आपके पास कोई रिसर्च की डेटा है, आपके पास कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, आप वो बोलोगे तो आप इम्पैक्टफुल बन पाओगे बाकियों के मुकाबले। अगर आप वही घिसा पुटा बोलोगे तो ना तो सामने वाला इंटरेस्ट दिखाएगा, और वो तेरे को चुप करा करा देगा, वो अपना पॉइंटर मारेगा और तेरे को दबा देगा। समझ गया? यस तो वो थोड़ा सा R&D कर, थोड़ा सा टैक्टफुल बन, टैक्ट यूज कर, और यही है पावर ऑफ सर, एक्सप्रेशन। मैं एक प्रॉब्लम क्या है सर, जब बोलते बोलते मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मतलब आगे क्या बोलूँ, मतलब मैं फंस जाता हूँ सर, मतलब ऐसा तो भाई कम दिमाग बोलना, पे ब्रेक कर। ज्यादा क्यों बोलता है? कम बोल, कम बोल, अच्छा बोल, ठीक है ना? कम ये बोलो। सोच सर कम बोले सर, तो फिर मतलब मन करता है कुछ और बोले। मन मन तो मेरा बहुत कुछ करता है। मन करता है आज प्राइवेट जेट खरीद लूं, खरीद पाऊंगा क्या? सर मन मुझे में भी मन को तो जब मैं बोलता हूँ कंट्रोल। यस सर। मन को तो काबू में रखना पड़ेगा ना मेरे भाई। ठीक है, तुम वहां पे बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कम बोल रहे हो, लॉजिकल बोल रहे हो, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एसएससी टेक 47 के एसएसबी में I was there, मैं नरेशन के दम पे स्क्रीनिंग हुआ था। मैं नरेशन मैंने अच्छे से करी, कॉन्फिडेंटली मैं बोला। जीडी में मैंने 3 बार पार्टिसिपेट किया, इनिशिएट करके छोड़ दिया, एक बार एक्शन वाला पॉइंट बोला, और एक बार मैंने जो है, एक बच्चा था गरीब, जैसे मनोज कुमार यहाँ पे बैठे हुए हैं, बोल नहीं रहे ना, ऐसे एक बंदे को बोल दिया कि भाई तू, लेट्स गिव हिम अ चांस। मैंने वहाँ पे कुछ क्वालिटीज शो कर दी, यानी कि मेरे अंदर कॉपरेशन है ना, मैं टीम की परवाह करता हूँ, मैं लॉज बोलता हूँ तो लॉजिकल बोलता हूँ, बस वही दिखाना है थोड़ा सा। और अगर तू बोले जाएगा, तेरी बातों से कोई सार नहीं निकल रहा, बोरिंग स्पीकर की तरह बोल रहा है, तो सामने वाला भी तेरे को सीरियसली थोड़ी ना लेगा। वहां पे कोई बोलने का कंपटीशन नहीं हो रहा है, वहां पे देयर इज नो बोलने का कंपटीशन भाई। समझ में आ रही है? ये जो तुम्हारी धारणा बनी, मैंने तुमको रुद्र सर के पास जाने के लिए बोला था, तुमने नहीं लिया डिसीजन। रिजल्ट तुम्हारे हिसाब से आएगा, जो तुम चाहोगे वो आएगा। मैंने तुमको बोला था, मैंने हर बच्चे को मौका दिया है कि तुम सिस्टम से तैयारी कर सकते हो। नहीं कर रहे हैं तो तुम देखो कि रिजल्ट तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा कुछ समय में, व्हेन यू विल गो टू एसएसबी। एंड खुदा ना खास्ता अगर नहीं होता है सिलेक्शन, तो तुमको फिर बाद में रिग्रेट होगा। मैंने अभी भी मौका है तुम्हारे पास, अभी भी सुधर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ा करो, पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्ञान की वृद्धि करो अपनी, लॉजिकल बनो थोड़ा सा, स्पीक स्पीक फॉर द इम्पैक्ट। कम बोलो, नपातुला बोलो, पर ऐसा बोलो कि सामने वाला चुप 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 सुने, शांति। सामने वाला तेज बोल रहा है, वॉइस मॉड्यूलेशन कर लो, बढ़ा दो, अपनी आवाज की पिच बढ़ा दो, शांत हो जाएगी जनता, बेस लाइन से बोलो। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, तो आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे, एक अच्छा ओरेटर बन पाएंगे, यही क्वालिटीज हैं। और यार, लीडरशिप रोल है तो थोड़ा सा ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना? आई होप तुम्हें इस सेशन से कुछ ना कुछ तुम लोगों ने चीज़ें सीखी। इसको हमने रिकॉर्ड तो किया ही है, दैट विल बी गोइंग ऑन यूट्यूब इन जीडी वाला प्लेलिस्ट। और जो बच्चे बाद में भी देखेंगे, उन सभी को भी मैं बोलूंगा कि अगर आप कंफ्यूज हो तो यू कैन ऑलवेज कम टू मी, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन से निकाल लेना भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई तुम्हारा ऐसे ही वीडियो बनाता रहेगा। अच्छा, एक वीडियो और बना रहा हूँ सेपरेट, दैट विल बी कमिंग आउट वेरी सून, व्हाट इज द राइट अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर अ टेक्निकल एसएसबी इंटरव्यू। 15-20 मिनट की वीडियो है, आफ्टर माई सर मॉक। एक क्वेश्चन। समय समाप्त हो रहा है, जल्दी बोल। सर जो लास्ट में बोलते हैं ना, जो सर कंक्लूड करते हैं सर, वो हम लोग खुद में बोलना पड़ेगा या फिर सर सब कुछ चूज करके कंक्लूजन देंगे तक तो, इतने? कंक्लूजन मैटर नहीं करता, कंक्लूजन तक तो डिसीजन बन चुका होता है ऐसा सर का, तब तक नहीं सर, सिलेक्शन। मतलब वो भाई बोले बोलने के लिए। अगेन सेम थिंग यू आर सेइंग, बोलने का नहीं है खेल सारा, हर समय ज्यादा बोलेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जो इम्पैक्टफुल होगा बोलेगा उसका सिलेक्शन होगा, वो दिमाग से निकालो।